क्या बात चल रही है? कुछ तो चल रहा था इतनी देर से, मुझे लगा कि दिखाई नहीं दे रही हूँ मैं, शायद छोटी हो गई। क्लास में आने के बाद एकदम शांत हो जाना चाहिए। और ऑनलाइन वाले छात्र भी आपस में बात करने की कोशिश ना करें, चुपचाप बैठो। जब क्लास में आ जाते हो तो क्लास में पढ़ने के मूड में आ जाओ। आप कोई भी काम करते हो ना, तो उस काम करने से पहले ना उस माध्यम में हमें आना पड़ता है। अब यहाँ पे आप बाहर रास्ते से आए हो, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, तो अब यहाँ क्लास में जैसे ही आप आ गए, यहाँ के बैठ गए, तो अब एकदम से मेडिटेशन करना चाहिए। सब चीज़ों को भूल जाओ, सारी चीज़ों को छोड़ दो। कल हमने क्या पढ़ा था, कल क्या सीखा, उस सब पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये एक साधना होती है आपकी। तो ऐसे ही आप करते हो जैसे भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही आप पढ़ते भी हो। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप पढ़ते हो जैसे पूजा करते हो, कि मन में सामने तो है कि हाँ ठीक है, हे भगवान हे भगवान, वो करना है, वहाँ पे ये काम है, ये सारा चीज़ है, दिमाग कहीं और है, बस सामने हाथ जोड़ के बैठे हो, है ना। तो उस तरह से मत करो, इसे नौटंकी कहते हैं। नौटंकी नहीं करनी है, हमें पढ़ना है तरीके से। तो जब क्लास में जैसे ही मैं एंट्री कर जाऊँ ना, तो इतना साइलेंट हो जानी चाहिए क्लास, एकदम कि कोई बोले ही ना। और उस समय आपको तुरंत अपना दिमाग लाना चाहिए कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जब हम अपने आप को एकदम शांत करके बैठते हैं। तो ऑनलाइन वाले छात्रों को एक बार फिर से बता देती हूँ, बहुत सारे छात्र हैं जो आज पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि लिखा है उन्होंने कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो शांति से बैठना है। और कोई भी कमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है, मैंने मना किया है, क्योंकि कमेंट करना भी एक तरह से बात करना होता है। तो आपको इसे फुल स्क्रीन पे करके पढ़ना है। कमेंट ना किसी की देखेंगे ना हम करेंगे, चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे। और पहले टॉपिक को सीखेंगे, उसके बाद डाउट के बारे में सोचेंगे कि डाउट बाद में बनेगा। समझ गए? तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। शब्दावली निकाल लीजिए, सब लोगों के पास है? कोई ऐसा भी है किसी के पास नहीं है शब्दावली? कहाँ गई? आज पहले दिन है तो पड़ोसी के पास बैठो। किस किस का फर्स्ट डे है? देखो, जिनका फर्स्ट डे है मैं उनको पहले ही बता देती हूँ, ये बैच हमारा अंतिम बैच है ऑफलाइन में। इसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो ऑनलाइन। तो आज ही आपको ये निश्चित करना है कि आपको क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि अगर क्लास लेनी है, ये मत सोचना कि हाँ क्लास तो अच्छी लगी मैम की, लेकिन हम 10 दिन बाद लेंगे या 20 दिन बाद। तो फिर अगर आप इसमें रहेंगे तो आपको क्लास का मौका नहीं मिलेगा, ये मैंने बता दिया है। और आपके साथ में भी अगर कोई छात्र हैं ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं, तो संधि की क्लास जिस दिन शुरू होगी वो लास्ट दिन है आपके एडमिशन का। उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि इसके बाद मैं दिसंबर तक बंद करूँगी। तो जिनमें अब आप में जो छात्र हैं, जैसे अभी आपके 3 टॉपिक छूट गए, तो इन्हें मैं दोबारा पढ़ा दूंगी उसी बैच को ख़त्म करते हुए। लेकिन फिर बैच को आगे नहीं पढ़ाऊंगी मैं अभी ऑफलाइन, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो फिर से बता दिया, इसके बाद ऑनलाइन रहेगा। और मैं मेरे बैच न पढ़ाने का कारण ये है कि मैं अभी अपनी क्लास को शिफ्ट करना चाह रही हूँ यहाँ दिल्ली से मुझे शिफ्ट करना है। इसलिए मैं नहीं चाहती, अचानक से होगा नहीं, उसका प्लान कम से कम 6-7 महीने पहले होता है। फिर कहाँ क्लास शिफ्ट होगी ये उस समय बताया जाएगा कि कहाँ होगी। ठीक है, तो उसके बाद क्लास आपकी ऑनलाइन चलती रहेगी। तो ये मैंने बता दिया है, ये सूचना है आपकी। ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि आईएएस वाले छात्रों के लिए कंपलसरी हिंदी करा दो। प्रयागराज से भी ऑफ़र आया है और राजस्थान से, उत्कर्ष से भी। तो फिर मैंने ये, अब मेरी क्लासेस यहाँ पे ऑफलाइन होती, ऑफलाइन क्लासेस को मैं छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं घूम घूम के पढ़ाती हूँ। बहुत दिन हो गए यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए ही, पढ़ाते हुए। तो ऑनलाइन क्लास रहेगी। अपनी जो निधि एकेडमी है एप्लीकेशन है, इस पे ऑनलाइन हमेशा चलता रहेगा। लेकिन ऑफलाइन क्लास जो होगी वो मैं अलग इस तरह से लूँगी। और अगर कभी मुझे ऐसा रहा कि हाँ मैं साहित्य को जब शुरू करूँगी, जहाँ साहित्य शुरू करेंगे तो वो एक जगह निश्चित हो जाएगी हमारी कि यहाँ पे है, तो वो आपको पता चल जाएगा। ऐसे तो यूट्यूब से आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है, और वहाँ पे हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये बुक निकालिए जल्दी से फटाफट, और इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची के कितने सेट हुए इसमें? विलोम शब्द करो पहले, है ना। पर्यायवाची तो आप पढ़ भी लेंगे। विलोम शब्द में मैंने कितने सेट कराए हैं? पेज नंबर 34-35 पर देखो।
नहीं लेके आए अभी? हाँ, अच्छा, खुद से करना है तो रास्ते में ही चलते हुए ले आते हैं। ठीक है, चलो बताओ सेट कौन सा? 3, 2 हो गए ना, पहला दूसरा हो गया। चलो अभ्यास सेट 3 है, पेज नंबर 35। मैं शब्द बोल रही हूँ, शब्द का अर्थ बताऊंगी, और उसमें आपको अगर उसका अर्थ नहीं पता है तो बगल में लिख लेना उसके। शब्द है पहला उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है समृद्ध या उन्नति या विकास होना। इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है गिरावट या ह्रास होना, कमी आ जाना। अगला शब्द है विधवा। विधवा का मतलब है वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। इसका विलोम हो जाएगा सधवा। सधवा मतलब वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। ऑनलाइन क्लास में छात्र ने पूछा है कौन सी बुक? बेटा शब्दावली इकाई 3। ठीक है, आपने प्रिंट निकाल लिया होगा, इकाई 3 में है ये। अगला शब्द है कपटी। कपटी का मतलब होता है छल करने वाला, कपट करने वाला। इसका विलोम हो जाएगा निष्कपटी, जिसके अंदर छल कपट ना हो। अगला शब्द है सुधासिक्त। सुधासिक्त कहते हैं अमृत से युक्त। सुधा माने अमृत, सिक्त मतलब से युक्त, जो अमृत से युक्त है, सुधासिक्त। इसका विलोम हो जाएगा विशाख। विशाख का मतलब है जो विष से युक्त है या विष से भरा हुआ। अगला शब्द है आय। आय मतलब आमदनी को कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा व्यय। व्यय मतलब खर्चा। अगला शब्द है विघटन। विघटन कहते हैं तोड़ना। इसका विलोम हो जाएगा संगठन। संगठन मतलब जोड़ना। अगला शब्द है वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब है जिसमें विकल्प हो या हमें चुनने के लिए कोई विकल्प दिया हो। इसका विलोम है अनिवार्य। अनिवार्य मतलब जिसका कोई विकल्प ना हो। अगला शब्द है स्थूल काय। स्थूल काय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्थूल प्लस काय। काय माने शरीर, स्थूल माने विशाल, तो विशाल शरीर वाला स्थूल काय कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा कृशकाय। कृशकाय मतलब कमजोर या पतले शरीर वाला। तो जैसे आप किसी को आप बोलते हो, मान लो कोई दोस्त है मोटा है, आप बोलते हो अरे मोटे हो गए हो, तो बुरा मान जाता है। तो आप कहो अरे क्या बात है, आप तो बड़े ही स्थूल काय हो गए हो, तो हो सकता है उसे समझ भी ना आए कि क्या बोला है, और आपको शब्द याद हो जाएंगे, है ना। तो स्थूल काय का विलोम हो जाएगा कृशकाय। कृशकाय मतलब कमजोर, दुबला पतला। अगला शब्द है संकीर्णता। संकीर्णता का मतलब होता है छोटापन। इसका विलोम हो जाएगा उदारता। उदारता मतलब बड़प्पन। अगला शब्द है आगत। आगत मतलब जो आया हुआ है, बाहर से आया हुआ को आगत कहेंगे। इसका विलोम हो जाएगा अनागत। अनागत मतलब जो आया हुआ नहीं है। अगला शब्द सापेक्ष। सापेक्ष कहते हैं पक्ष रखने वाला या पक्षधर कहेंगे, जो किसी का पक्ष लेने वाला हो, सापेक्ष। इसका विलोम हो जाएगा निरपेक्ष, जो किसी का पक्ष न लेता हो। अगला शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा कहते हैं तारीफ को, गुणगान को। इसका विलोम हो जाएगा निंदा। निंदा मतलब किसी की बुराई करना। अगला शब्द है अनुकूल। अनुकूल कहेंगे हमारे अनुसार। जैसे कहते हैं कि दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल है या मेरे अनुकूल नहीं है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो अनुकूल मतलब के अनुसार। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब अनुसार ना होना। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि दिल्ली का वातावरण हमारे प्रतिकूल है, मतलब हमारे अनुसार नहीं है। अगला शब्द आता है प्राण। प्राण मतलब चेतन कहेंगे, चेतना, जिसके अंदर चेतना है। इसका विलोम हो जाएगा निष्प्राण, जिसके अंदर प्राण नहीं है, चेतना नहीं है। अगला शब्द है मुख्य। मुख्य का मतलब होता है प्रमुख। इसका विलोम हो जाएगा गौण। गौण का मतलब है कम महत्वपूर्ण। अगला शब्द है समास। समास कहते हैं छोटा करना या छोटा। इसका विलोम हो जाएगा व्यास। व्यास मतलब बड़ा करना, फैलाना। अगला शब्द है सुशील। सुशील कहते हैं सज्जन व्यक्ति को। सु उपसर्ग है, शील माने व्यवहार, तो अच्छा व्यवहार वाला सुशील कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा दुष्शील, बुरे व्यवहार वाला या दुष्ट व्यवहार वाला।
अगला शब्द है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, गुरु कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा लघु यानी छोटा। अगला शब्द है प्रसूति। प्रसूति कहते हैं शिशु को जन्म देने की अवस्था। प्रसूति का मतलब होता है जैसे जो महिला अगर गर्भवती होती है उसको प्रसूति। इसका विलोम हो जाएगा निवृत्ति। निवृत्ति मतलब जब जन्म दे दिया उसके बाद की अवस्था। अगला शब्द आता है सावधान। सावधान मतलब सचेत होना। इसका विलोम हो जाएगा असावधान मतलब लापरवाह होना। अगला शब्द है सुलभ। सु प्लस लभ से मिलकर बना है। लभ का मतलब है प्राप्त होना। सु माने आसानी से, जो आसानी से प्राप्त होता है उसे कहते हैं सुलभ। इसका विलोम हो जाएगा दुर्लभ, जो कठिनाई से प्राप्त होता हो, दुर्लभ। अगला शब्द है अक्षर। अक्षर कहते हैं जिसका क्षय ना हो या अविनाशी कह सकते हैं, या नाश ना होने वाला। क्षर माने नाश होना, अ लग गया इसमें तो जिसका नाश नहीं होना, तो इसका विलोम हो जाएगा क्षर। क्षर का मतलब हो गया विनाशी, जिसका विनाश हो या नाश होगा, कभी ना कभी नष्ट होने वाला। अगला शब्द है पंडित। पंडित कहते हैं विद्वान को। इसका विलोम हो जाएगा मूर्ख। मूर्ख मतलब जो अज्ञानी है। अगला शब्द है कुसुम। कुसुम कहते हैं पुष्प को, फूल को। इसका विलोम हो जाएगा पाहन। पाहन मतलब पत्थर। अगला शब्द है वीर। वीर योद्धा को कहेंगे। इसका विलोम हो जाएगा कायर, जो डरपोक हो। वीर का मतलब साहसी भी कह सकते हैं, योद्धा भी कह सकते हैं, तो कायर जो डरपोक हो। अगला शब्द है खंडन। खंडन कहते हैं टुकड़े टुकड़े करना, खंड खंड कर देना। इसका विलोम हो जाएगा मंडन। मंडन मतलब जोड़ना। अगला शब्द है अभिमानी। अभिमानी मतलब जिसमें अहंकार हो, अहंकार होना अभिमानी कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा निरभिमानी। निरभिमानी मतलब जिसमें कोई अहंकार ना हो, घमंड ना हो। मेरे साथ बोलना है शब्द, मैं शब्द बोलूँगी, आपको उसका विलोम बोलना है, ठीक है। आवाज़ तेज होनी चाहिए। और ऑनलाइन वाले छात्र, आपको इतनी तेज बोलना है कि आपके पड़ोसी को पता चल जाए कि हिंदी की क्लास ले रहे हो, ठीक है। तो शब्द है उत्कर्ष, विधवा, कपटी, सुधासिक्त, आय, विघटन, वैकल्पिक, स्थूलकाय, संकीर्णता, आगत, सापेक्ष, निंदा, अनुकूल, प्राण, गौण, व्यास, सुशील, लघु, प्रसूति, सावधान, सुलभ, अक्षर, मूर्ख, पाहन, वीर, खंडन, अभिमानी। चलिए इनको इस तरह से याद करिएगा। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि शब्दावली मेरे भरोसे मत रहना, अपने आप याद रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कहती कि आप क्लास में ना लेके आए, ठीक है। तो क्लास में लेके आना है। हाँ, मैंने पिछले सप्ताह आप लोगों को ये ज़रूर कहा था कि मैं क्लास में थोड़ा कम बोलूँगी, इसके लिए अभी एक सप्ताह हम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे मेरी स्थिति ऐसी लग रही है कि ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। 1 महीने के लिए तो डॉक्टर ने बिल्कुल ही मुझे हर एक एक्टिविटी से मना किया है, और इस हालत मुझे अपनी देख के ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 महीने ले लेगी चोट, तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। तो मैंने सोचा है कि अब देखा जाएगा जो होगा। तो हम अपने काम से थोड़ी ना अलग जा सकते हैं, जो हमारा काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि वर्णमाला हमारी समाप्त हो चुकी है, और वर्णमाला से ही संबंधित जो वर्तनी का टॉपिक है वो भी हमने समाप्त कर लिया। अब हमारी संधि शुरू होगी, और संधि शुरू करने के लिए आप में से जो छात्र नए नए जुड़े हैं उन छात्रों को मौका देने के लिए मैंने 2 दिन का समय दिया है। और वो 2 दिन का समय हम यहाँ पे करेंगे विराम चिन्ह। यह हमारा बेसिक है, ठीक है। वाक्य के लिए हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, और परीक्षा आपकी कोई भी हो, चाहे कितने ही अंकों की हो, एक प्रश्न आपका विराम चिन्ह से अवश्य होता है। तो इसलिए हम विराम चिन्ह को भी देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है। तो जब तक हमारा विराम चिन्ह चलेगा, 2 दिन का हमारा ये टॉपिक है,
तो जिन छात्रों ने अभी तक वर्णमाला नहीं करी है तो वो छात्र वर्णमाला को कर लें। पूरी वर्णमाला नहीं करनी है तो स्वर और व्यंजन इनमें क्या अंतर होता है और दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं, और वर्ण विच्छेद, ये टॉपिक आपको कम से कम याद कर लेना है, ठीक है, संधि के लिए। तो आते हैं हम विराम चिन्ह पे। शब्द दिया है विराम चिन्ह और विराम चिन्ह। मुझे बताइए दोनों में से कौन सा सही है, ये या ये? दोनों सही हैं, ठीक है, गलत कोई नहीं है। बस अंतर ये है कि ये है हमारा चिन्ह जिसे हम तत्सम शब्द कहेंगे, और ये है हमारा चिन्ह जिसे हम तद्भव कहते हैं। अगर हम चिन्ह शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें यह लिखना चाहिए, और अगर हम चिन्ह शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें यह लिखना चाहिए, ठीक है। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विराम शब्द दिया है तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या विश्राम। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते समय हम सांस लेने के लिए ठहराव लेते हैं, उसी स्थान पर हम लेखन में कोई चिन्ह लगाते हैं और उसी चिन्ह को हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बोलते समय हम इसका प्रयोग करते हैं ठहरने के लिए, और लिखते समय हम इसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो क्या विराम चिन्ह केवल सांस लेने के लिए ही होता है या इसके अलावा भी कुछ होता है? तो विराम चिन्ह केवल सांस लेने के लिए या ठहराव के लिए नहीं होता, ये हमारे भावों को भी व्यक्त करता है। यानी लेखन में हम भावों को बताने के लिए भी कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, तो अब मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव लेती हूँ तो मानेंगे कि वहाँ हमारा अल्प विराम लगेगा या अर्ध विराम लगेगा, और जब मैं थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ठहरती हूँ तो पूर्ण विराम लग गया। लेकिन इसके अलावा, या मैं कहूँ कि अच्छा आप लोग पढ़ के नहीं आए तो मैंने बोला अच्छा, तो ये एक तरह का आश्चर्य वाला भाव था, तो इसके साथ भी हम विराम चिन्ह लगाएंगे कि वो विस्मयादिबोधक चिन्ह हमारा लगेगा। तो हमारे भाव जो दिखाए जाते हैं उनमें हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जैसे मान लो हम कुछ लिख रहे हैं और लिखते समय अगर कोई शब्द हमसे बीच में गया तो उस शब्द को किसी पंक्ति में एडजस्ट करने के लिए भी हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो वह भी हमारा विराम चिन्ह में आ जाता है। और जैसे मान लो हम कोई चीज़ छिपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते, और इस चीज़ को हम दर्शाना चाहते हैं कि यहाँ हमने कोई चीज़ छिपाई है, तो उस चीज़ को बताने के लिए भी हमारे पास विराम चिन्ह होता है। जैसे मान लो बोलने में तो हम वहाँ रुक जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ कि एक कहानी सुनाती हूँ तो आप मुझे बताना। चलो छोड़ो, रहने दो, कहानी नहीं सुनाती। अब यहाँ पे इसी बात को मैं अगर लिखना चाहती हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी? मैंने कहा चलो कहानी सुनाती हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा ठहराव लिया, डॉट डॉट डॉट, फिर लिख दिया चलो छोड़ो, नहीं सुनाना चाहती। तो आपको यहाँ इस भाव का क्या मतलब समझ में आया? इस भाव का मतलब ये समझ में आया कि कहानी तो थी और उसको छिपा दिया गया, तो छिपाने के लिए भी। वैसे मुझे लगा कि आप लोग सच में ही ऐसा सोच गए कि मैं कहानी सुनाने वाली हूँ आपको, हाँ ऐसे ही सोच गए ना? नहीं, मैं आपको ठहराव वाले यानी मैं लोप चिन्ह के बारे में बता रही थी कि अगर आप लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने मन में सोचा ना, अच्छा मैम कहानी सुनाएंगी, लेकिन फिर मैंने कह दिया चलो छोड़ो नहीं सुनाती, तो जो मैंने ठहराव लिया अब इसी चीज़ को आपको लेखन में दिखाना है, तो वहाँ आप डॉट 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 करके लगाएंगे, तो वो चिन्ह भी हमारा किस में आता है? विराम चिन्ह में आता है, उसे हम कहेंगे। तो हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है, यानी इतने सारी चीज़ों में, कि जो हमारे विराम चिन्ह हैं वो क्या है? लेखन कार्य में भावों को दिखाने के लिए अथवा विचारों में ठहराव को दिखाने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये ध्यान देना है कि जब हम विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं तो क्या इसे हम मतलब बहुत कहते हैं गंभीरता से लें या ऐसे ही ले लें? तो हमें ये गंभीरता से लेने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर विराम चिन्ह में अंतर आया या आगे जहाँ लगाना है वहाँ ना लगा के कहीं और लगा दिया, तो विराम चिन्ह ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ को भी बदल देते हैं। तो यहाँ से आपको लिखना है, एक लाइन लिखिए यहाँ से, ठीक है? लिखिए इसमें, इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए।
इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, कॉमा, अन्यथा अर्थ बदल जाता है, अन्यथा अर्थ बदल जाता है। अन्यथा अर्थ बदल जाता है। देखो, जैसे रोको मत, जाने दो। इसी वाक्य को हम 2 बार लिख रहे, 2 बार, रोको मत, जाने दो। बताइए इस पंक्ति का भाव आपको कैसे, क्या समझ में आ रहा है? वो रोकने के लिए कह रहा है या जाने देने के लिए कह रहा है? जाने देने के लिए कह रहा है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉमा, रोको मत, जाने दो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? रोकना है। इसका भाव क्या हो गया? रोकना है। और अगर हमने इस कॉमा को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया तो रोको मत, जाने दो, तो क्या कह रहा है ये? यानी छोड़ दो, जाने दो, उसे रोकना नहीं है। तो एक देखो, कॉमा ने ही भाव बदल दिया। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारे विराम चिन्ह हैं वो कितने शक्तिशाली हैं। अगर वो उनका प्रयोग गलत हो गया तो हमारा अर्थ भी बदल जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय हमें सावधानी रखनी है कि इनका प्रयोग सही जगह पे किया जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे विराम चिन्हों के माध्यम से ही व्यक्त होती है, हम उन्हें शब्दों में नहीं लिखते, विराम चिन्ह लगा दिया, उससे हमें पता चल जाता है कहना क्या चाहते हैं। तो हम इन्हें एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया। और देखो, ये पॉइंट एक चीज़ और बताता है आपको कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो जो लिखा है अगर उसका हमने सही अर्थ नहीं समझा तो हम ये नहीं कह सकते लिखने वाले ने गलत लिखा है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका क्या अर्थ ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट हैं इसमें जो आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला आता है, श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। प्रश्न आता है कि कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? तो कामता प्रसाद जी ने 20 मानी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, श्री कामता प्रसाद के अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। हमारे पास हिंदी भाषा में केवल एक ही विराम चिन्ह है अपना, और वो है पूर्ण विराम। बाकी जितने भी चिन्ह हैं ये सब हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये यहाँ से दोनों प्रश्न आ जाते हैं कि विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं, तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमारा क्या कहता है, इसे हम देखेंगे। पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो इस तरह से खड़ी पाई की तरह हम लगाते हैं। क्या, इसे ध्यान रखना। आधुनिक पत्र पत्रिकाओं में पूर्ण विराम के स्थान पर कुछ लोग इस तरह से फुल स्टॉप, जो अंग्रेजी में जैसे लगता है वैसे भी लगाने लगे हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इस तरह से लगाना थोड़ा गलत हो जाता है। वो क्यों हो जाता है गलत? क्योंकि जैसे हमारा ये व्यंजन है, हमारे इस व्यंजन के इधर साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में, चारों दिशाओं में बिंदी लगती है। आप देखते हैं हम इधर तरफ इसकी तरफ लगाते हैं तो नुक्ता लगाते हैं। ठीक है, इधर लगाते हैं तो बिंदी बगल में आती है, जो हमारा क वर्ग का पंचमा अक्षर है ऊपर आ जाता है अनुस्वार में, और नीचे आपको पता ही है कि द के नीचे लगती है। तो इसीलिए हमने इसमें बिंदी का प्रयोग नहीं किया है। हम हिंदी में पूर्ण विराम के लिए जो हिंदी में आया है संस्कृत से वही लगाते हैं। तो फिर भी लेकिन कुछ लोग ऐसे बिंदी लगाते हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कि आधुनिक समय में पत्र पत्रिकाओं में पूर्ण विराम के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है? तो वो फुल स्टॉप का होता है, पर ये ऐसा प्रयोग करना गलत ही माना है विद्वानों ने। तो यहाँ पे हम वाक्य प्रयोग करेंगे, लिखो इसमें। जैसे हम पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो लिखा है ना यति के स्थान पर, इसको रेखांकित कर लेना। ये बात आपको समझ में आई? इसका मतलब क्या है?
पहला पॉइंट तो यह है कि प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, मतलब जहां पर वाक्य पूरा हो गया उसके अंत में हमें पूर्ण विराम लगाना है। और दूसरा जो पॉइंट कहा है कि प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने दोहा और चौपाई देखी है, जैसे रामायण में आप दोहा चौपाई देखते हैं या हनुमान चालीसा में आप देखते हैं। तो जब आप चौपाई या दोहा देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब वो इस तरह से लिखे होते हैं उनमें एक चरण लिखने के बाद एक ये पूर्ण विराम लगा होता है, फिर एक चरण लिखने के बाद इस तरह से डबल पूर्ण विराम होता है, फिर अगली पंक्ति होती है एक पूर्ण विराम और फिर ऐसे, तो इसमें डबल होता है, ऐसे होगा ना। तो जो हमारे छंद होते हैं जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, ये छंद हैं। तो इन्हीं छंदों का एक चरण होता है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसके अंत में हम यहाँ ठहराव लेने के लिए रुकते हैं, तो हम थोड़ा ठहराव लेते हैं तो एक पूर्ण विराम लगता है, और जब हम थोड़ा ज़्यादा ठहराव लेते हैं तो वहाँ 2 पूर्ण विराम लगा दिए जाते हैं। तो इसी स्थान को छंद की भाषा में यति कहा जाता है। ठीक है, छंद की भाषा में सांस लेने वाले स्थान को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि पदों में यति के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? पूर्ण विराम का। ये बात समझ में आ गई? तो जैसे आपने हनुमान चालीसा तो पढ़ी ही होगी सबने, और रामायण में देखे होंगे, तो उसमें आपने इसको देखा होगा जो पूर्ण विराम, तो इसी स्थान को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर परीक्षा में आएगा तो आप समझ जाओगे इसे। तो हम वाक्य के पूरा होने पर विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं? तो एक वाक्य लिख लो, जैसे मान लो हमने लिखा कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, हमें वृक्षों रक्षा करनी। दूसरा वाक्य लिख लो, बिजली पानी की बचत करना सीखो। देखो, दोनों ही वाक्य जो हैं भाव को पूरा कर रहे हैं। वाक्य का भाव पूरा हो जा रहा है तो अंत में हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम का। अगर आप 2 पेन से लिख रहे हो तो दूसरे कलर के पेन का प्रयोग करो, एक पेन से लिख रहे हो तो इसके नीचे रेखांकित कर लेना। हम जिस भी विराम चिन्ह की बात करेंगे उस विराम चिन्ह के नीचे रेखांकित करके चलना, ताकि हमें पता चले कि हम किस विराम चिन्ह की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक वाक्य के अंदर एक ही चिन्ह आएगा, एक वाक्य के अंदर कई तरह के विराम चिन्ह आ सकते हैं। तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक छात्र ने पूछा है कि डबल पूर्ण विराम का मतलब पहली दोहराना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि एक हल्का ठहराव और थोड़ा उससे दुगना ठहराव। ठीक है, दोहराने का मतलब नहीं होता। तो गाने के चक्कर में आप जैसे गाते हो तो 1 बार दोहराओ, 3 बार दोहराओ, जितनी बार चाहे उतनी बार दोहराओ, वो मतलब नहीं होता दोहराव का। नहीं, वो कोई गाने के थोड़ी ना सिखा रहा है। ठीक है, लिख लिया ये आप लोगों ने? और इसको लिखना ही मत, अपने जीवन में भी उतार लेना। मैं थोड़ा आप लोगों को संदेश देने के लिए भी लिखवाती हूँ इस वाक्य को, है ना। हम ये भी लिख सकते थे, मोहन किताब पढ़ता है ना, वाक्य पूरा। पर ये जीवन में याद रखना, वृक्षों की रक्षा करो और बिजली पानी की बचत करना सीखो भविष्य के लिए। चलो, तो आगे आता है हमारा, तो ये तो हमारा पूर्ण विराम हो गया। और पूर्ण विराम आप लोगों को पता है कहाँ पे लगाते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि आप एकदम से जैसे परिभाषा जब लिखते हैं तो जहाँ आप ह देखते हैं वहीं पे आप पूर्ण विराम लगा देते हैं एकदम से। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, हम मानते हैं कि 90% हमारा ह आता है उसके तुरंत बाद पूर्ण विराम लग जाता है, लेकिन हर ह के बाद हमारा पूर्ण विराम नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। भाव पूरा होने पर पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा उपविराम का। उपविराम हमारा क्या कहता है? ये लगता है इस तरह से डबल। ठीक है, इस उपविराम का प्रयोग होता है किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं। किस तरह से?
तो लिखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सीमा निर्धारण के लिए कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लो हमने शब्द लिखा विज्ञान। अगर मैं आपसे कहूँ कि विज्ञान शब्द पर आपको एक निबंध लिखना है, तो आप विज्ञान के लाभ और हानि दोनों बताएंगे इसमें। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करके और लिख दिया एक वरदान, और अब आपको इस पे निबंध लिखना है, तो अब इसकी सीमा क्या हो गई, निश्चित हो गई। अब आप इसकी हानि के बारे में नहीं बता सकते। अब हमें क्या बताना है, विज्ञान के केवल लाभ बताने हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर उपविराम लगाया हमने यहाँ, इस उपविराम ने इस शब्द को क्या कर दिया, सीमित कर दिया, इसका सीमा यहाँ पे खींच। तो ये हो गया कि शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए। दूसरा संवाद। संवाद का मतलब होता है डायलॉग, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे मान लो सोनू ने कहा, सोनू तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा हमारा। ठीक है, अभी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम जो पढ़ रहे हैं। मोनू ने बताया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये हमारे डायलॉग हैं। इन डायलॉग में ही हम यहाँ पर अल्पविराम का उपविराम का प्रयोग करते हैं। इसी को कहा गया है संवाद। ऐसे ही जहाँ संवाद लिखे हुए थे वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। ये बात समझ में आ गई। तो उपविराम में जो आपको याद रखना है, उपविराम का चिन्ह कैसा होता है, इस पे याद रखना है। आपकी परीक्षा में जब भी आता है चिन्ह दे के पूछा जाता है यह चिन्ह कौन सा है। अगला आता है आपका अर्धविराम। मिटा दूं इसको, लिख लो लिख लो। बेटा मैंने आप लोगों को कल भी बताया है कि बुक मिलेगी कहाँ, कैसे मिलेगी, इन सारी जानकारियों के लिए आप ऑफिस में फ़ोन करिए, क्लास में मत लिखिए। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कमेंट करना बंद करिए, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। और ये चीज़ होता है कि मैं ना बोलूँ ना कमेंट पे, फिर अगला कमेंट लिखेंगे रिकॉर्डिंग क्लास है, अगला ये आ जाता है। लिख लिया। अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह सबसे पहले देखना है। इसका चिन्ह किस तरह से होता है, बिंदी होती है और इसके नीचे ये कॉमा जैसा होता है, तो इसको हम अर्धविराम कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाव अधूरा रह जाता है और उसका भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है जाकर। आगे लिखा हुआ है अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान समय में हम अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आपकी परीक्षा का ही हिस्सा रह गया है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, तो हम जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, लिखिए इसमें जैसे वह आज स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसकी माँ बीमार है। अब यहाँ पर ये जो दोनों वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग होगा। वह आज स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसकी माँ बीमार है। अब ये हमारा अर्धविराम। अब इस अर्धविराम के स्थान पर हमारा अल्पविराम भी प्रयोग होता है।
कम ठहराव के लिए इसका प्रयोग हो रहा है अर्धविराम का। जब भाव एक दूसरे के वाक्य में जाके पूरा होता है वहां पे हम इसका प्रयोग कर देते हैं। ठीक है? लिख लिया ये। अब इसके बाद आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम। अब सबसे पहले अल्प विराम को पढ़ने पहले हम देखते हैं, हमने यहाँ पर 3 विराम चिन्ह देखे। उपविराम, अर्धविराम और अल्प विराम। ये तीनों हमारे लगभग एक जैसे लगते हैं, तो इनमें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न आता है वो मैं बता देती हूँ। जो ये अर्धविराम होता है, इसमें अर्ध मतलब आधा होता है, तो समझ लो आधा ये उपविराम है, आधा ये अल्पविराम है। इनके एक जैसा लगता है उच्चारण, उपविराम, अर्धविराम, अल्पविराम। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो अक्सर आपकी परीक्षा में जो आता है वो इसके चिन्ह पर आता है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह है, चिन्ह देकर पूछा जाता है। ये जो दोनों आपके आते हैं ये अक्सर चिन्ह बनाकर दिया जाता है कि यह कौन सा विराम चिन्ह है, और विकल्प में आपके तीनों लिखे रहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अर्धविराम था, अल्पविराम था, उपविराम था, क्या था। तो अल्पविराम जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हो वो तो ये होता है, और अर्धविराम और उपविराम इसके चिन्ह को याद रखना, दोनों में जो अंतर होता है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में इन दोनों से तो बस इसके चिन्ह के बारे में ही आता है, वैसे इतना ज़्यादा ये आता नहीं। जो आपकी परीक्षा में आता है जो महत्वपूर्ण है वो है अल्पविराम, और ये एक जगह नहीं लगता, ये बहुत जगह लगता है, इसका प्रयोग कई अलग अलग जगह पर होता है, तो इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जहाँ पे आपका अल्पविराम रखा है इसके सामने स्टार बना लीजिए। अब जिस भी चीज़ के सामने मैं आपसे स्टार बनवाऊँ ना, तो ये समझ लेना रिवीजन में आपको उसको बिल्कुल फोकस करके चलना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, जैसे देखते हैं कि अल्पविराम का क्षेत्र व्यापक है। व्यापक का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक, फैला हुआ। ठीक है, तो अल्पविराम फैला हुआ है, कई अलग अलग जगह आता है, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला पॉइंट हमारे सामने है। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द और, तथा, एवं, व। संयोजक शब्द का मतलब क्या है? देखो, संयोजक शब्द है समुच्चय बोधक शब्द का हिस्सा, और वहाँ आपको लिख कर दे दिया है कि संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो जो शब्द जोड़ने वाले होते हैं, और ये कौन कौन से हैं? और, तथा, एवं, व, ये 4 ही होते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों के आने की अगर गुंजाइश होती है उन शब्दों के बीच में, तो उस स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसने क्या कहा, समझ में आया? नहीं आया समझ में? उदाहरण से समझिए। ठीक है, उदाहरण लिखते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको समझेंगे। लिखो वाक्य। राम सुंदर शील दयालु और सबल व्यक्ति थे। राम सुंदर सुशील और दयालु, राम सुंदर सुशील दयालु और सबल व्यक्ति थे। लिख लो पहले वाक्य, एक और वाक्य लिख लो। दीपू सच्चा, ईमानदार और निडर अफसर है।
ऑनलाइन वाले छात्र जो कह रहे हैं कि मैम इसे एक बार और बता दो, समझ में नहीं आया है, बेटा आप वीडियो वापस रिपीट कर लो, ठीक है? क्योंकि अगर आप शांति से बैठोगे तो समझ में आएगा, आपकी लगातार कमेंट तो चल रही हैं तो फिर समझ में क्या आएगा। ऑनलाइन वालों को तो कभी ये बोलना ही नहीं चाहिए कि दोबारा समझा दो, तो अगर लगे सीधे ले जाओ वीडियो को वापस पीछे। ऑफलाइन वालों का तो समझ में भी आता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो अब ध्यान दो, हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट कह रहा है कि जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आए हों, समान पद की बात कर रहा है। पहला वाक्य राम सुंदर सुशील दयालु और सबल, हमने ये विशेषण लिए हैं, ठीक है? कैसे हैं, उनके गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये गुण की बात हो रही है, तो ये क्या है, समान पद हैं, क्योंकि गुण की ही बात कर रहे हैं हम। और उनमें संयोजक शब्द आने की गुंजाइश हो, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन 2 शब्दों की बात करें तो सुंदर और सुशील, इनके बीच में और आने की संभावना है, आ जाता है, या सुशील और दयालु, इनके बीच में भी और आ जाता है, या दयालु और सबल, इसमें आया ही हुआ है। तो इसके कहने का मतलब है कि उन शब्दों में और लगने की संभावना होती है। तो ऐसे शब्दों के बीच में हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं। और अल्पविराम कब लगाते हैं, जब इस तरह से 2 से अधिक समान पद आए हैं, तो जो अंतिम 2 होते हैं उनके बीच में तो लग जाता है हमारा समुच्चय बोधक शब्द, यानी संयोजक और लग जाता है। अब इससे पहले जो हमारे बच गए, वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? तो लिख लो यहाँ पर। अब इसी तरह से दूसरे वाक्य में दिया है, दीपू सच्चा ईमानदार और निडर अफसर है, तो निडर और ईमानदार, इनके बीच में तो और आ ही गया। अब इससे पहले सच्चा और ईमानदार, तो यहाँ पे हम और ना लगा के अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। बता लीजिए। राम और सुंदर के बीच में क्यों लगेगा, ये सुंदर व्यक्ति नहीं है, वो विशेषण है। आपने ऐसा राम सुंदर, आपको कैसे लग रहा है राम और सुंदर है? राम की विशेषता बताई जा रही है, राम कैसे व्यक्ति हैं, सुंदर सुशील दयालु और सबल, तो ये उनके विशेषण हैं, ठीक है? मतलब बलयुक्त, ताकतवर, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है नंबर 2। यहाँ पे कहा है, मैम निडर में उत्क्षिप्त चिन्ह क्यों नहीं लगता? उत्क्षिप्त चिन्ह, उत्क्षिप्त चिन्ह क्या होता है बेटा? पहली बात ये ध्यान रखना, उत्क्षिप्त चिन्ह नहीं होता, ठीक है? उत्क्षिप्त वर्ण होता है। जो ये निडर दिया है ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसमें ये नहीं लगेगा। इस चिन्ह को मत बोलो, ऐसे मत पढ़ो, ये उल्टा फुल्टा उल्टी फुल्टी चीजें नहीं पढ़ते हैं। ये उत्क्षिप्त वर्ण होता है, इसे व्यंजन कह सकते हो, उत्क्षिप्त व्यंजन कह सकते हो, ठीक है? तो ये चिन्ह नहीं है, इसका प्रयोग हिंदी शब्दों में होता है, निडर संस्कृत शब्द है, ठीक है? इसलिए नहीं होता, ये ध्यान रखना। चलो, तो नंबर 2 जो आपका यहाँ दिया है, ऐसे 2 वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहां अल्पविराम का प्रयोग होता है। कुछ बात याद आई? अभी थोड़ी देर पहले हमने अर्धविराम में देखा कि दोनों भावों में उसका भाव एक दूसरे में निहित होता है, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का। तो अल्पविराम का ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम अल्पविराम के स्थान पर अर्धविराम भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें वाक्य लिखेंगे हम, जैसे वाक्य लिखो, वह स्वभाव का सक्त है, वह स्वभाव का सक्त है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह स्वभाव का सक्त है,
ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो इन दोनों वाक्यों के बीच में यहाँ पे क्या लगेगा? अल्प विराम। दोनों वाक्यों का भाव एक दूसरे में पूरा हो रहा है। एक और वाक्य लिख लो इसके नीचे। लिखो, दीपा बहुत खुश हुई। दीपा बहुत खुश हुई। कॉमा लगाओ। वह नानी जो बनने वाली थी। दीपा बहुत खुश हुई। वह नानी जो बनने वाली। तो दोनों वाक्यों के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? अल्प विराम। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हमारा कह रहा है, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? झूठ मत बोला करो, ठीक है। देखो, वाक्य प्रयोग करो और उसके बाद हम समझेंगे। वाक्य लिख रहे हैं हम, जैसे हमने लिखा, रावण लंका का राजा। रावण लंका का राजा एक विद्वान था। एक विद्वान था। रावण लंका का राजा एक विद्वान था। वाक्य में क्या गलती है? इस वाक्य में गलती है विराम चिन्ह। हम जैसे इस वाक्य को देख रहे हैं, ये वाक्य हमें बताना क्या चाहता है? यह हमें सूचना ये देना चाहता है कि रावण एक विद्वान था। अब यहाँ पे जो लंका का राजा कहा है, ये लंका का राजा किसकी पहचान बता रहा है? विद्वान की पहचान बता रहा है कि रावण की? रावण की पहचान बता रहा है। तो ध्यान देना कि जब रावण की पहचान बताने के लिए इस संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो इस संज्ञा के पहले और इस संज्ञा के बाद में दोनों ओर हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का। अगर हम अल्प विराम यहाँ नहीं लगाते हैं तो यह वाक्य का हिस्सा बन जाएगा। कि जब हम अल्प विराम लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि रावण की पहचान के लिए आया है। रावण लंका का राजा, मतलब हम उस रावण की बात कर रहे हैं जो लंका का राजा है। वो क्या था? एक विद्वान था। तो यहाँ पे वही कहा है कि दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में, यानी ये दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कोई सूचना के रूप में आने वाली कोई संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये तो एक संज्ञा आ गई, यानी लंका का राजा, एक संज्ञा हो गई। अब वाक्य कैसे आता है में लिखेंगे। दूसरा वाक्य लिखो, सुभाष को जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे। सुभाष, जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे। एक अच्छे लेखक हैं। एक अच्छे लेखक हैं। अब जो ये हमारा वाक्य है, इस वाक्य में सुभाष के बाद कॉमा लगाओ और रहे थे के बाद कॉमा लगाओ। अब ये जो पूरा वाक्य है, ये पूरा का पूरा वाक्य किसकी पहचान बता रहा है? सुभाष की। इस वाक्य में हमें सूचना क्या दी गई है? वाक्य में सूचना ये दी गई है कि सुभाष एक अच्छे लेखक हैं। ये सूचना हमको दी गई है। लेकिन हमने जो इसके अंदर वाक्य लिखा है, जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, ये पूरा वाक्य किसको बता रहा था? सुभाष की पहचान बता रहा था कि हम किस सुभाष की बात कर रहे हैं।
तो ये वाक्य पूरा का पूरा हमारा अल्पविराम के बीच में आ जाता है। तो यही यहाँ पे कहा है। तो देखो हमारे विराम चिन्ह इस तरह से होते हैं कि अगर हमें बीच में कोई सूचना देनी होती है तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करके उसको रख देते हैं, और वो हमारे वाक्य में कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमें वाक्य के भाव को समझने में कहीं कठिनाई होती हो, तो आसानी से आ जाता है। तो इसलिए अगर हम इस चिन्ह को ना लगाएं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पे कहा संज्ञा और वाक्य के पहले, तो एक में संज्ञा आ गई और दूसरे में वाक्य आ गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है यदि वाक्य के बीच में कुछ शब्द जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, यथा आदि प्रयोग होते हैं तो इन शब्दों से पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, इन शब्दों के पहले हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग करिए इसमें, फिर समझिएगा कि कहना क्या चाहता है। देखो इसमें तुम्हारा घर दूर है, तुम्हारा घर दूर है, तुम्हारा घर दूर है, इसलिए मोहन आना नहीं चाहता। तुम्हारा घर दूर है इसलिए मोहन आना नहीं चाहता, तो इसके बीच में क्या लगेगा? यहाँ पे हमारा अल्पविराम लग जाएगा। ठीक है, एक और वाक्य लिख लो इसके नीचे। मैं कल वापस आया था, मैं कल वापस आया था, मैं कल वापस आया था, कॉमा लगाइए, किंतु तुम जा चुके थे, किंतु तुम जा चुके थे। मैं कल वापस आया था किंतु तुम जा चुके थे। ठीक है, तो ये जो शब्द हमारे दिए हैं, इसलिए, किंतु, परंतु, जो, लेकिन, बल्कि, इन सब से पहले हमें अल्पविराम का प्रयोग लगाना है अगर वाक्य में आता है तो। है, चलो आगे आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, हम संबोधित करते हुए शब्दों को जैसे लिखते हैं, तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस शब्द के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि किसी को संबोधित करते समय हम अल्पविराम का प्रयोग भी कर सकते हैं, और यह महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा हो जाता है। जैसे इसमें लिखो, वाक्य प्रयोग हम करते हैं। जैसे हमने कहा सीमा 1 गिलास पानी दो, सीमा 1 गिलास पानी दो। तो यहाँ पे हमने इस शब्द को क्या किया है? संबोधित किया है। अभी तक हमने देखा कि इस शब्द के बाद हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना होता था, लेकिन आज हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? अल्पविराम। तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बनता है कि संबोधन के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं? तो कौन सा आता है हमारा? अल्पविराम। ठीक है, इस तरह से समझिएगा। वाक्य लिख लीजिए एक और। जैसे हमने कहा संजू तुम कल क्यों नहीं आए थे, संजू तुम कल क्यों नहीं आए थे। तो संजू के बाद कॉमा लगा दीजिए। संबोधन करते हैं हम तब, जैसे मान लो हमने कहा माँ आज खाने में क्या बना है, तो माँ हमने संबोधित किया, तो माँ के बाद हम कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है
कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। शब्द के स्थान पर भी अल्प विराम हमारे आ जाते हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे ठहराव तक के लिए, लेकिन कभी कभी हमारे शब्दों के स्थान पर भी आता है। जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, वह कब तक आएगा, वह कब तक आएगा, कहा नहीं जा सकता। जब आप इस वाक्य को बोलते हैं तो आप यहाँ ठहराव लेते हैं। वह कब तक आएगा, कहा नहीं जा सकता। आप ठहराव लेके बोलते हैं तो मतलब इसका मतलब यहाँ क्या है कि ये हमारा अल्प विराम प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर हम इसमें ठहराव ना लें तो हमें यहाँ शब्द बोलना पड़ता है कि वह कब तक आएगा, यह कहा नहीं जा सकता। हमने यहाँ पे ठहराव नहीं लिया, तो हमने यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया है, यह। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो शब्द है यह, इस यह शब्द के स्थान पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। तो वही कहा गया है कि कुछ शब्दों के स्थान पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं, वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है। वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है। तो हम अगर चाहें तो यहाँ पर इस वहाँ के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे, वह जहाँ जाता है बैठ जाता है। तो ठहराव ले लिया तो मतलब वहाँ क्या हो गया, अल्प विराम। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि वह कौन सा विराम चिन्ह है जो शब्दों के स्थान पर भी लग जाता है। तो वो कौन सा है, अल्प विराम। अल्प विराम में काफ़ी सारे हमारे आते हैं। लिख लिया ये आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, प्रत्यक्ष कथन के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं, बताइए, किसे कहते हैं? हाँ, प्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं ये पूछ रही हूं मैं। जो बात होती है, बाद का होता है। प्रत्यक्ष कथन पहला और बाद का मतलब, अरे डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसको प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जो किसी ने डायरेक्ट बोला होता है जिसे हम कहते हैं। तो जैसे मान लो हम कहते हैं, हम लिख रहे हैं जैसे वैज्ञानिकों ने कहा, पानी का संरक्षण करो। तो वैज्ञानिकों ने इस वाक्य को बोला है, ठीक है, और इसी को हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कथन का जो मुख्य कथन है, ये मुख्य कथन, इससे पहले यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जिसे आप डायरेक्ट स्पीच बोलते हो, तो डायरेक्ट में हम लगाते हैं अल्प विराम का, वहाँ हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो परीक्षा में बिल्कुल ज्यों का त्यों पूछा जाता है, प्रत्यक्ष कथन के मुख्य कथन से पहले किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इस वाक्य में दो विराम चिन्ह प्रयोग हुए हैं, एक तो अल्प विराम और दूसरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्प विराम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम फोकस किस पे करेंगे, अल्प विराम में कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो इन वाक्यों में इन शब्दों के तुरंत बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से, उदाहरण के तौर पर देखेंगे। जैसे हमने कहा, हाँ मैं वहाँ गया था। हाँ
मैं वहां गया था। दूसरा वाक्य, बस इतनी छोटी बात थी। सचमुच यह तो बहुत सुंदर है। तो हम जो ये वाक्य लिख रहे हैं इसमें हाँ, इसके बाद हमने यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया, बस इसके तुरंत बाद अल्पविराम का प्रयोग, सचमुच के तुरंत बाद अल्पविराम का प्रयोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा है। ये ऑनलाइन वालों की पिटाई कर दूंगी मैं, और ये याद रखना 50 बार बता चुकी हूँ, बहुत हो गया, बर्दाश्त से बाहर है, इतनी बार देखती हूँ ऑनलाइन वालों। और ये दोबारा लिखा ना तो फिर कह रही हूँ कि 200 रुपये में मिला है आपको मेरा बैच, वापस ले जाओ अपने और चले जाओ, नहीं दूंगी, नहीं करूंगी आपकी क्लास। मतलब हद है। मैं ऑफलाइन वालों को कौन सा अटेंशन दे रही हूँ, जरा मुझे बताओ। कह रहे ऑनलाइन वालों पे ध्यान दो, तुम फालतू की 50 बातें कर रहे हो, बीच में मेरे को ध्यान आ रहा है कि हाँ क्या क्या बोल रहे हो, बेवजह की बात बोले जा रहे हो। पहले समझा चुकी हूँ, 2 बार समझा चुकी हूँ, कल की क्लास में समझा चुकी हूँ, आज की क्लास में समझा चुकी हूँ कि पढ़ाई कराती हूँ ना, चुपचाप पहले पढ़ो। कुछ भी कुछ बोले जा रहे हो। और ये टीम आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, पता है ना कि बार बार कमेंट कर रहे हैं, वार्निंग दो, नहीं मान रहे तो ब्लॉक कर दो। हद है। आपको ये पता है, इस आपको अंदाजा है कि इस बैच में कितने स्टूडेंट हैं? इस बैच में कम से कम 6-7 हजार बच्चे हैं, और इस समय क्लास 6-7 हजार बच्चे देख रहे हैं, और एक तुम 3-4 ही हो जिनको लग रहा है कि मैम तो पढ़ाई नहीं रही है, आपको देख ही नहीं रही है, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। कौन सा मैं ऑफलाइन में, मेरे सामने ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं इनके साथ हंसी मजाक कर रही हूँ? जैसे इन लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो चीज समझाते हुए तुमको समझ में नहीं आ रही, कि तुमको मैं ये कहूँ कि ऑनलाइन वाले फलना तुम ये तुम्हारे कमेंट को मैं बीच बीच में बोल के देखूं। मैं उस तरह की टीचर नहीं हूँ, ये बात समझ लो। मैं यहाँ मजे के लिए क्लास नहीं लेती, आपको पढ़ा रही हूँ, सीरियस पढ़ा रही हूँ। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो जाओ, मुझ पे कोई एहसान नहीं कर दिया है आपने। अब चाहे इसके लिए आप कहो कि निधि मैम बहुत दुष्ट है, मैं बहुत दुष्ट हूँ, सच में बहुत एकदम बिगड़ी हुई टीचर हूँ मैं, चाहे जो भी बोलो। मेरी क्लास में बैठ के पढ़ना है चुपचाप, फालतू की बकवास ना मैं ऑफलाइन वालों से करती हूँ ना ऑनलाइन वालों से, तो इस बात को ध्यान रखना। और मैंने कल भी कहा है कि मुझे गुस्सा आता है बहुत तेज, मुझे क्लास में एकदम शांति चाहिए, और अब मैं ज़्यादा आपको डांट नहीं सकती क्योंकि मुझे दर्द होने लगा। वैसे ही एकदम तेज गुस्से में, सच में मैंने बहुत इग्नोर किया है, मैं इग्नोर कर रही हूँ जो आ रही हैं कमेंट, और उसमें फिर उधर लिख दिया कि ऑनलाइन वालों को तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे। 3 महीने की क्लास है, पूरी हिंदी पढ़ानी है, मैं तुमको हर 2 मिनट पे रिप्लाई करती रहूं तो ये तो 6 महीने का बैच हो जाएगा। चलो आगे देखो अगला। तो ये अल्पविराम आपको समझ में आया? तो हम देखते हैं अल्पविराम में हमने कौन कौन सा पॉइंट देखा, एक बार फिर से दोहराते हैं हम। तो हमने अल्पविराम में पहला पॉइंट देखा था अपना कि अल्पविराम हमारा वहां प्रयोग होता है जहां पर 2 से अधिक समान पद हमारे आते हैं, तो अंतिम पद में तो और लग जाता है, और उससे पहले जो पद होते हैं उनमें अल्पविराम का प्रयोग हो जाता है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि ऐसे 2 वाक्यों के बीच में लगता है जिनका भाव एक दूसरे में निहित होता है। तीसरा हमने देखा कि दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में। अब दी गई संज्ञा का मतलब है, जैसे हमने बोला ना लंका का राजा, तो एक तरह की संज्ञा हो गई लंका के राजा के लिए, वो सिर्फ रावण के लिए ही हम प्रयोग करते हैं लंका का राजा, और किसी के लिए नहीं करेंगे, तो वो संज्ञा हो गई। और वाक्य जैसे हमने बताया कि सुभाष जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, अब हम उसकी जगह कुछ भी दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं जिनका तुम्हारे पास फोन आया था, ऐसा मतलब जो भी हम जानकारी उनके बारे में दें, तो वहाँ पे हम उन दोनों चीज़ों के आगे पीछे लगाते हैं।
अगला आता है यदि वाक्य में कुछ शब्द जैसे इसलिए, जो, पर, तो, किंतु, परंतु, अगर हम इन्हें गौर से देखें तो हम पाएंगे समुच्चय बोधक शब्द हैं ये हमारे। जब हम अविकारी शब्द में पढ़ेंगे तो इनको हम एक शब्द में समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो समुच्चय बोधक शब्दों से पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर आता है इसमें नंबर 5 कि किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो हम जब किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो हम उसके बाद लगाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, लेकिन आधुनिक समय में हम विस्मयादि बोधक के स्थान पर क्या लगाने लगे हैं? अल्प विराम। ठीक है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आता है कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो हमने शब्द देखा जैसे कि वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है, तो वहाँ के स्थान पर हमने लगा दिया, तो फिर हम वहाँ नहीं उच्चारण करते, तो फिर वहाँ की जगह क्या लेते हैं? ठहराव लेते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि प्रत्यक्ष कथन के मुख्य कथन से पहले, जब डायरेक्ट स्पीच जो हमारी आ रही है, जो बोला जा रहा है, प्रत्यक्ष कथन हिंदी में कहते हैं उसे, तो उसका जो मुख्य कथन होता है उससे पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और अगला आता है कि जैसे हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा, ऐसे शब्दों से अगर वाक्य की शुरुआत हो रही है तो इन शब्दों के तुरंत बाद हम अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये हम यहाँ देखेंगे। तो दिया है यहाँ पर प्रश्न का बोध कराने वाले। तो देखो ये जो पॉइंट दिया है प्रश्न का बोध कराने वाले, इसको रेखांकित कर लो। यही आपको ध्यान देना है। हम प्रश्नवाचक चिन्ह उसी वाक्य के अंत में लगाएंगे जिसमें प्रश्न का बोध होगा। प्रश्नवाचक शब्द आने के कारण हम नहीं लगाएंगे, कि ऐसा होता है कि वाक्य के अंदर आपको प्रश्नवाचक शब्द भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिलेगा तो आपका मन में कभी ये सोचे कि प्रश्नवाचक शब्द आ गए तो बस इसमें हम लगा दें, नहीं, प्रश्न का भाव होना चाहिए। तो प्रश्न का भाव हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य के अंदर प्रश्न का भाव है? तो आपको वो वाक्य पढ़ते ही ना उसका उत्तर जानने की इच्छा होगी या उत्तर देने की इच्छा होगी कि इसका ये उत्तर हो सकता है। तो जिसमें आपको उत्तर देने की इच्छा होगी तो वही वाक्य हमारा क्या होता है? प्रश्न का बोधलेय होता है। तो जैसे वाक्य प्रयोग करते हैं, हमने वाक्य लिखा कि वहाँ कौन खड़ा है, जैसे हमने प्रश्न किया वहाँ कौन खड़ा है। तो अब ये बताइए, जैसे ही ये हमने कहा कि वहाँ कौन खड़ा है तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई ना कि हम इसका उत्तर बताएं आगे। तो उत्तर बताने की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे हम विराम हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया? ये प्रश्न का बोध लिए वाला वाक्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो हमने कहा कि तुम घर कब लौटोगे, तो इसमें उत्तर बताया जाएगा। तुम घर कब लौटोगे, तो उत्तर बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह वाक्य हमारा क्या है? प्रश्न का बोध करा रहा है। आगे दिया है पॉइंट नंबर अगला, प्रश्न के भाव वाले वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ तो हम देखेंगे कि हमको ये शब्द देखने को मिल गया कि कौन और कब, ये दो हमारे प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं, तो इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वाक्य हमारा ऐसा भी होता है जो हम बोलते हैं जिसमें ना तो प्रश्नवाचक शब्द होता है, तो उसका हम भाव से अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप 15 मिनट अभी पढ़िए, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, मैं आपसे बोल के गई और मैं वापस आई तो आप लोग आपस में बात कर रहे थे या मोबाइल पे रील देख रहे थे। तो मैंने आते ही आपसे कहा तुम पढ़ रहे हो। तो यहाँ मैंने क्या किया है? प्रश्न किया है। लेकिन इसमें कहीं पे तो ऐसा नहीं है कि मैंने प्रश्नवाचक शब्द लिया है। तो ये प्रश्न कहाँ था? ये प्रश्न मेरे चेहरे पे था, मतलब मेरे भाव पे। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं उनमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उनको भाव बना देते। मिटाओ इसको। तो इसमें लिखना है अब आपको यहाँ पर उत्तर। जैसे हमने कहा जैसे शब्द है हमारा प्रश्न के भाव वाले, तो यहाँ पे लिखो
तुम पढ़ रहे हो। अगर हमने इसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया तो ये क्या हो गया कि बात बताई जा रही है। लेकिन अगर हमने इसमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रश्न कर रहा है। क्योंकि इसका प्रश्न हम देख सकते हैं, इससे पहले अगर क्या लगाए जाने की संभावना होती है, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या लग रहा है, आराम से आ जा रहा है। तो हमारे ऐसे वाक्य भी कि यानी यह भी प्रश्नवाचक हो सकता है। तो ये कैसा है कि हमने इसके प्रश्न का जो भाव लिया है वो चेहरे पर लिया है, तो इसलिए यह वाक्य भी हमारा प्रश्नवाचक हो सकता है। जैसे दिया है ना कि प्रश्न के भाव वाले, तो वाक्य भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं हम उसके अंत में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। ऐसा होता है कि वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द भी दिया हुआ है लेकिन उसमें है ही नहीं ऐसा भाव कि हम उसका उत्तर दें, तो फिर हम उसमें प्रश्नवाचक नहीं लगाते। तो किस तरह का होता है, जैसे यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिखना है आपको इसके सामने, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। जैसे उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब कब तक आएंगे। अब देखो इस वाक्य में कब तक या कब प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन क्या इसका उत्तर दिया जाएगा? एक तरह से ये उत्तर ही देना है ना। उसने मुझे बताया मतलब मुझे बता दिया है, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है, तो ये इसमें क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। बात समझ में आ गई? अब इस पॉइंट पे स्टार डाल लो। आपकी परीक्षा में आजकल यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, आपने ऐसे ही लिख दिया क्या? सही लिख दिया ना, वो तो छूट जाता है देखो अब देखो प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से कैसे आता है। आपसे कहेगा कि निम्न में से प्रश्नवाचक नहीं है वह वाक्य बताइए, और आपको पहला वाक्य कह दिया कि दादाजी कहाँ गए हैं, दूसरा वाक्य मोहन कब आएगा, तीसरा वाक्य उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब कब तक आएंगे, और चौथा उपर्युक्त सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो फिर उत्तर क्या होगा? उसने मुझे बताया, क्योंकि उसने प्रश्न क्या किया है कि जो प्रश्नवाचक नहीं है, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, तो वहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। तो इसे ध्यान रखना, आपकी परीक्षा में ऐसा रहता है, वो पूछेगा निम्न में से किस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, और तो आपको पता चल जाएगा कि किस में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा और किस में लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अच्छा, मैं ही कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा मैंने आपको गलत लिखवा दिया क्या, इसी में लिखा है ना नीचे वाले में मैं ही कंफ्यूज हो गई। ठीक है, मैंने अरे क्या होता है ना, ये पीडीएफ को ये ऊपर नहीं होती है तो अगला पेज सीधा बदल जाता है, तो यही चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिए, आगे दिया है ध्यान रहे प्रश्न किया जाता है पूछा नहीं जाता। ये भी आपकी परीक्षा में आता है कई बार। जैसे वाक्य आ गया शिक्षक ने प्रश्न पूछा, वाक्य सही है या गलत? वह वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न के अंदर तो पूछना अपने आप ही समाया हुआ है, तो प्रश्न किया जाता है, तो शिक्षक ने प्रश्न किया, ये सही होगा। अगर यहाँ पे अगर कोई इस तरह से लिख दे तो ये बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न सदैव किया जाता है, पूछा नहीं जाता। ठीक है, चलो तो अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह हमारा क्या होता है? देखो इसमें दो चिन्ह लगे हुए हैं, ये एक ही लगाना है आपको, एक ही लगता है, इसको काट लेना है एक, इस तरह से ये चिन्ह होता है। अब इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हमारा?
तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे वाक्य प्रयोग करते हैं हमने लिखा मोहन वह पुस्तक मेज पर रख दो, वह पुस्तक मेज पर रख दो। तो हम यहाँ पर मोहन को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो हमारा ये चिन्ह आ जाएगा विस्मयादिबोधक। यही वो स्थान है जिस स्थान पर हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, जैसे हम कहते हैं आहा, आहा खुशी का भाव व्यक्त कर रहे हैं, आहा यहाँ तो आनंद आ गया, यहाँ तो आनंद आ गया। तो इसके तुरंत बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं, अगर फैला के लिखते हैं तो आहा तरह से बोलेंगे और कह देंगे आहा तो जल्दी आ जाएगा। दोनों तरह से लिखा जाता है ये। लिख लिया? तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को यहीं तक कराऊंगी, इसके आगे हम कल की क्लास में करेंगे। ऑनलाइन वाले छात्र एक बार ध्यान दें, फिर से बार बार कमेंट वमेंट ना करें, ये ध्यान रखना। एक दो बच्चों के चक्कर में मेरी पूरी क्लास खराब मत किया करो। आप एक दो कमेंट करते हो, उसके चलते में सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं।